अब हम लोग बात करते हैं वर्धन वंश। इसे आप लोग पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उदय हुआ उनमें आप देखिए मैत्रक, मोखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख थे। और इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। और पुष्यभूति वंश के संस्थापक की अगर हम लोग बात करें तो ये पुष्यभूति इसका संस्थापक था। कौन था? पुष्यभूति इसका संस्थापक था। इसकी राजधानी थानेश्वर थी। क्या थी? थानेश्वर थी। हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेश्वर स्थान ही इसकी राजधानी थी। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था और प्रथम प्रभावशाली शासक था जिसने परम भट्टारक और महाराजाधिराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां भी धारण थी। किसने? प्रभाकर वर्धन ने। और प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती ने से दो पुत्र, एक आप देखिए राजवर्धन और दूसरा हर्षवर्धन हुआ। और एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। राजश्री का विवाह कन्नौज के मोखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हो जाता है। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला और आप देखिए परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। शशांक आप देखेंगे शैव धर्म का अनुयायी था और इसने बौद्धि वृक्ष बोध गया को कटवा दिया था। एक क्वेश्चन कई बार आप देखते हैं कि पूछ लेता है कि बोध गया वाला बौद्धि वृक्ष किसने कटवाया था? शशांक ने। ठीक है। राजवर्धन की मृत्यु के बाद आप देखिए 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठता है। और हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी आप लोग जाना जाता है। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि भी धारण की। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी भी बनाया था। क्या? राजधानी बनाया। हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की जीत होती है। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगर आपसे पूछे कि चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था, ये हेनसांग किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के। हेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान शाक्यमुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। हर्ष ने 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे थे। 643 और 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में भी आए थे। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए और हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था और चीनी यात्री हेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म का महायान शाखा को राजाश्रय प्रदान किया। वह पूर्ण बुद्ध बन गया। हर्ष के समय नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। ये क्या था? केंद्र था। ये भी आपको देखने को मिलेगा। कुछ पॉइंट और हैं आप देखेंगे पुष्यभूति वंश और या फिर वर्धन वंश से संबंधित। हर्ष के समय में प्रयाग में पिति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था और हेनसांग स्वयं 6वें समारोह में सम्मिलित हुआ था। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे और उन्होंने आप देखिए हर्षचरित कादम्बरी की रचना की थी। बाणभट्ट के गुरु भरचू थे। ये भी आप देखिए याद रखिएगा। और आप लोगों से ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि हर्षचरित और कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की। बाणभट्ट कौन था? यह हर्ष का दरबारी कवि था। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। एक खुद भी लेखक था और कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष को से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए थे और नाम जुड़ गया इसका। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी आप लोग कहते हैं, लेकिन वह ना तो कट्टर हिंदू था और ना ही सारे देश का शासक था। हर्ष के अधीन शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव या फिर आमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था और प्रत्येक भुक्ति का शासक राज्य स्थानीय, उपरेक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। और भुक्ति का आप देखते हैं कि विभाजन जिलों में हुआ था और जिले की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान आप देखते हैं कि कौन था? विषयपति होता था। और विषय के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक तहसील होते थे और ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान आप देखिए ग्रामाक्ष पटलिक कहा जाता था और पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा गया। दंडफासिक तथा दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्व सेना के अधिकारियों को बेहदेश और पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत
या फिर महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र, जल पंप का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। और हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया हर्षचरित में, ये भी याद रखिएगा। और हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्रिपरिषद भंडी, इसमें आप देखिए प्रधान सचिव सिंहनाथ, प्रधान सेनापति कुंतल, ये अश्व सेना का प्रधान, स्कंदगुप्त ये गज सेना का प्रमुख होता था। तो ये भी आप लोग नाम याद रखा करिएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पुष्यभूति वंश या जिसे आप लोग वर्धन वंश भी कहते हैं, इसकी कहानी भी खत्म होती है। इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन्हें बता चुका हूं आपको।